बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। शेख रशीद का गुज़िश्ता रोज़ का जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू के हवाले से बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए गए हैं, और ये इंकशाफात किसी और ने नहीं, खुद उस इंटरव्यू को होस्ट करने वाले एंकर मुनीब फारूक की जानिब से किए गए हैं। वो इंकशाफात क्या हैं, उन पर हम तफसीली बात करेंगे, और उसके पस मंज़र में जो चल रहा है उस पर हम अपना तजिया पेश करेंगे। अगर वक्त मिला तो साथ मियां नवाज शरीफ का आज जो वालेहाना इस्तकबाल हो रहा है, उस पर मुख्तलिफ शहरों से जो लोग गए हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टर से बात करने के बाद मेरी पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची है, जो एक्चुअल हालात हैं, उस पर हम बात करेंगे। मुनीब फारूक ने जो इंकशाफात किए हैं, वो चंद एक नोट्स मैंने अपने पास लिख के रखे हैं। मैं ये इसकी ना आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, आपको वो क्लिप खुद मुनीब की जुबानी भी सुनवाऊंगा। लेकिन जो सबसे पहले जो बड़ा इंकशाफ मुनीब फारूक ने किया है, कि वो ये कहते हैं कि शेख रशीद का ये जो चिल्ले वाली बात थी, शेख रशीद ने जो ये बताया कि वो चिल्ला काट के आए हैं। हम सब जानते हैं कि वो चिल्ले पर तो नहीं थे, लेकिन इसका बरमला इजहार खुद मुनीब फारूक ने जो किया है, वो ये फरमाते हैं कि शेख रशीद पाकिस्तान की एजेंसियों के पास थे। कौन सी एजेंसी है, इसके मुतालिक मैं जब आपको उनकी ऑडियो वीडियो सुनाऊंगा तो आप उसमें खुद अंदाजा कर लीजिएगा। मैं तो इस पर तफसीली बात नहीं कर सकता, खुद उन्हीं की जुबानी सुनवाऊंगा आपको। दूसरी जो बात उन्होंने कही कि शेख रशीद ने इंटरव्यू से पहले उन्हें कहा कि मेरी इज्जत बचा लेना। ये बड़ा मतलब ना हैवी लफ्ज है। जो कोई भी सियासतदान या कोई भी इंटरव्यू देने वाला अगर किसी एंकर को कहता है कि मेरी इज्जत बचा लेना, और इस बात का इकरार खुद एंकर अगर करे, तो आप समझ सकते हैं कि वो इंटरव्यू देने वाला किस कैफियत से गुजर रहा होगा। इसके बाद मुनीब फारूक कहते हैं कि शेख रशीद में पर शदीद दबाव था, और मैंने उनकी आंखों के अंदर नमी देखी, आंसू देखे। ये भी बात जो है वो हमें मुख्तलिफ रिपोर्टर्स और मुख्तलिफ जो व्लॉगर हैं उनकी जानिब से सामने आई थी कि शेख रशीद रोए थे, बच्चों की तरह रोए थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने बयान किया कि शेख रशीद को कॉलर से पकड़ कर घसीट के लाया गया था, या इस तरह की जो है वो थप्पड़ मारने की बातें हुई थी, उनके जो मुनीब हैं, मुनीब फारूक जो एंकर हैं, उनका ख्याल है कि उनका बल्कि ये दावा है कि ये सरासर झूठ और बेबुनियाद बातें थी। लेकिन अलबत्ता उन्होंने ये जरूर बताया कि शेख रशीद इंटरव्यू से पहले शदीद दबाव का शिकार थे। दूसरा उन्होंने कहा कि शेख रशीद बार बार मेरा हाथ पकड़कर कहते थे कि वो कहते हैं कि मैं शेख रशीद का बार बार हाथ पकड़ के कहता था कि आप रिलैक्स फील करें। वो कहते हैं कि शेख रशीद का मैंने बहुत दफ़ा इंटरव्यू किया है, और उसका उन्होंने कहा कि मैंने आगे चल के उसका इजहार भी उनसे किया। मैंने शेख रशीद को इस पोजीशन में कभी नहीं देखा था, और शेख रशीद का बार बार मैं हाथ पकड़ के ये कहता था कि शेख साहब आप रिलैक्स फील करें। अब अंदाज़ा करें कि ये वही शेख रशीद है जिनको मतलब मेरा ख्याल है बड़े बड़े एंकर्स जो हैं वो कभी उनसे कोई ऐसी बात नहीं निकलवा सके जो वो खुद नहीं करना चाहते, और यही हमने जो कल का इंटरव्यू है उसमें भी देखा। लेकिन बहरहाल कोई एंकर अगर बार बार हाथ पकड़ के अपने मेहमान को ये कहे कि आप रिलैक्स फील करें, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी सिचुएशन क्या होगी। मुनीब कहते हैं कि इंटरव्यू के बाद शेख रशीद ने हाथ पकड़ कर कहा कि मुनीब आपका शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत रख ली। हम समझते हैं कि शेख रशीद ने जो इंटरव्यू के दौरान जिस तरह की बातें की, कौन पाकिस्तानी ये चाहेगा कि उसके दिफाई इदारों को इस तरह से निशाना बनाया जाए, उनके दिफाई इदारों को इस जंग में घसीटा जाए जिस जंग में सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं। तो बहरहाल मुनीब फारूक का ये कहना है कि शेख रशीद ने बार बार ये कहा कि मैं 9 मई की मज़ामत करता हूँ। आपने सुन ही लिया, हर जुमे में जो है वो इसकी मज़ामत के हवाले से जो शेख रशीद का बयान है वो आप सब सुन चुके हैं। इंटरव्यू में भी शेख रशीद ने कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को वो मुतासर कर सकें, वोटर को अपने खिलाफ कम से कम ना करें। मुनीब फारूक कहते हैं कि शेख रशीद बार बार कहते थे कि मेरी इज्जत और सियासत बच जानी चाहिए। वो मतलब उनको ये पूरा यकीन था कि अगर मैंने कोई इंटरव्यू में ऐसी बात की तो मेरी सियासत तो नहीं बचती। अब सवाल ये है कि वो लोग जो मुकम्मल तौर पर अपने आप को एसोसिएट करते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और बरमला वो इस बात का इजहार भी करते हैं कि हाँ मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूँ, मैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करता हूँ। अगर वो ये समझता है कि इस वक्त मैंने अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात मानी तो मेरी सियासत और इज्जत नहीं बचेगी, तो फिर हालात का अंदाजा हमारे अरबाब इख्तियार को खुद करना चाहिए कि हालात किस कदर बदल चुके हैं। लोग आपकी उस नैरेटिव को जो है वो नहीं कबूल कर रहे कि आप जिस जानिब कौम का रुख करना चाह रहे हैं, कौम उसके मुतबादल देख रही है। तो ये हालात अगर पहुंच चुके हैं कि शेख रशीद जैसा शख्स भी ये समझता है कि हाँ अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी जो कौम को नागवार गुजरी तो उनकी इज्जत और उनकी सियासत डूब जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि शेख रशीद पब्लिक की पल्स को समझते हैं। वो इदारे क्यों नहीं समझ पा रहे, इस पर तफसीली बात करते हैं। शेख रशीद ने इंटरव्यू से पहले वो कहते हैं कि 4 गुल और आयतल कुर्सी पढ़ी। बाय बैठे शेख रशीद साहब ने पहले
तलावत की, उन्होंने चारों कुल पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़ी। साफ पता लग रहा था शेख रशीद साहब एक दबाव के अंदर हैं या वो टेंशन से में गुजरे हैं। वहाँ उनके भतीजे शेख राशिद साहब भी मौजूद थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई कि आपको सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी कि भाई ये मेरे साथ कैसे हो गया, ये शेख रशीद के साथ कैसे हो गया, मैं तो चहीता था एस्टैब्लिशमेंट का, तो यार मुझे रगड़ा लगा दिया। शेख रशीद साहब को सबसे बड़ा दुख ये था और उनकी आंखें भरी हुई थी। वो कुछ किसी भी शख्स के साथ हो सकता है, मेरे आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होती है किसी के साथ भी हो सकता है, ये शेख साहब के साथ भी हो गया। वो भी आगे उनको मुझे लगा कि वो शेख साहब मतलब उनकी आवाज भरी हुई है। ये इंटरव्यू से पहले की बात है मैं कर रहा हूँ। साहब कहाँ थे, मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कहता हूँ, शेख रशीद साहब पाकिस्तान की एजेंसीज के पास थे, आईएसआई के पास होंगे, एमआई के पास होंगे, किसी के पास तो थे ना भाई। एग्जैक्टली कौन सी एजेंसी के पास थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो थे तो मुख्तदर हल्कों के पास, जिनके वो नुमाइंदे थे उनके पास ही होंगे। अब आप इस बात को ध्यान में रखें कि शेख रशीद दबाव में भी थे, लेकिन शेख रशीद मुझे बार बार एक ही बात कहते थे कि मुनीब साहब बस मुझे जलील न कीजिएगा, बस मेरी इज्जत बचा लें। ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, मैंने अपनी कब्र में जाना है। मैं बार बार, और ये यही जुमला मैंने शेख रशीद को कहा। मैंने कहा शेख साहब मैंने अपनी कब्र में जाना है, आप परेशान ना हो, अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करे। मैंने कहा शेख साहब, मैं कहा शेख साहब आपके साथ बड़े, मैं उनको लाइटन अप कर रहा था, मैं कहा शेख साहब बड़े इंटरव्यू किए थोड़े, आज कुछ माहौल बड़ा फर्क है, टेंस लग रहे। कहते मुनीब साहब मैं हूँ टेंस्ड, बस मैं, उनको एक ही चीज़ खाई जा रही थी, मेरी सियासत खत्म ना हो जाए, मेरी सियासत खत्म ना हो जाए, मेरी सियासत ना खत्म हो जाए। और एक और बात थी जो समझे उसने शेख रशीद साहब को और शेख राशिद शफीक साहब को ऐसे गिरफ्त में किया हुआ था। तो एक साफ उनको मुझे अंदाजा हो रहा था कि शेख साहब एक दबाव के अंदर हैं, और शेख साहब ने जो पिछले 30-35 दिन गुजारे हैं वो बड़े मुश्किल के गुजारे हैं। तो ये मुनीब फारूक ने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में। उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो पे इसको बयान करने की, अभी उन्होंने कहा कि अगली वीडियो में वो मजीद तफसील बताएंगे कि शेख रशीद ने उनसे क्या मजीद बातें की। शेख राशिद शफीक के हवाले से भी उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे ये सोचना पड़ेगा। सारी दुनिया में ऐसा होता है कि जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के, हमारे जो खुफिया इदारे हैं, उनके जो एसेट होते हैं, उनके जो असासे होते हैं, वो उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और वो तहफ़्फ़ुज़ हम अपने मुल्क में होता हुआ देख रहे हैं कि वो लोग जो बैरूनी दुनिया की बैरूनी ताकतों का यहाँ पे असासा है, वो उनको तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आप अल्ताफ़ हुसैन की बात कर लें, मैं तो मियां नवाज शरीफ को भी समझता हूँ कि वो हमारे मुल्क का तो नहीं, बाहर मुल्क के बाहर ताकतों का जो है असासा है। तो लोग उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। उन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे सख्त ज़ुबान में बातें करने वाले सहाफ़ी, उन्हें कुछ नहीं होता और वो जो कुछ भी नहीं कहते, उनके लबो लहजे पर भी उनके साथ जो होता है हम देख ही रहे हैं। तो हमारे जो दिफाई इदारे हैं, हमारे जो स्टैब्लिशमेंट है, उसे कम से कम इस बात का तो गौर करना चाहिए कि उन्हें अपने जो असासे हैं, शेख रशीद उनका असासा था, इमरान खान उनका असासा था, चौधरी परवेज लाई उनका असासा था, इसी तरह दीगर जो एंकर्स थे, अरशद शरीफ उनका असासा था, इमरान रियाज उनका असासा था। इस तरह बेशुमार जो एंकर्स हैं वो उनका असासा थे। लोग उनके ऊपर तनकीद करते थे कि आपने वो बात करनी होती है जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है। तो कम से कम पीछे विड्रॉ करते वक्त, आप पॉलिसी तब्दील करते वक्त इन लोगों को एतमाद में लेकर कोई पॉलिसी शिफ्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं पहले भी 2-4 वीडियोज़ में ये बात कह चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट है उसे अपने असासे को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप जो आपके असासे हैं आप उसी सोच पे आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चौधरी परवेज लाई की तरह सोचना शुरू कर दें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इमरान खान या शेख रशीद की तरह सोचना शुरू कर दें, लेकिन उनको अपोजिट सोचने पर मजबूर करने के लिए ये जो जिस तरह मुनीब फारूक बाज़ाब्ता ये कह रहा है कि हमारी एजेंसियों के पास शेख रशीद थे, तो ये कम से कम तो ना करें। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ कि वो तलखी जो हम बलोचिस्तान में देखते हैं, वो तलखी जो हम दीगर KPK में और बेशुमार इलाकों में हम पहले देख चुके हैं, वो तलखी मजीद बढ़ने की नहीं, कम करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपने दिफाई इदारों से हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूँ कि अपनी इस पॉलिसी को रिविज़िट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इमरान खान को इक़्तिदार में ले आए, आप जिसे बेहतर समझते हैं करें, लेकिन इस तरह का रवैया उसमें थोड़ी सी नरमी करें। शेख रशीद ने जिस तरह कहा कि मैं आर्मी चीफ से गुजारिश करूँगा कि सबको माफ़ कर दें, हम भी यही कहेंगे कि आप बड़े हैं, हमारे मुल्क के, हमारी कौम के बड़े हैं, आप लोगों के साथ थोड़ा रवैया नरम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह पे फरमाया है, मैं उसका मफहूम बयान कर रहा हूँ कि ए नबी, अगर तुम सख्त मिजाज होते तो तुम्हारे साथी तुमसे बिखर जाते, तुम्हारे साथी बिछड़ जाते। ये कुरान की एक आयत का मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, फिर दोहरा देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि ए नबी, अगर तुम सख्त मिजाज होते तो तुम्हारे साथी तुमसे बिछड़ जाते, बिखर जाते। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप कौम के बड़े हैं, कौम को उस उतना सेंस नहीं है जितना आप देख रहे होते हैं चीज़ों को, लेकिन कम से कम उनको साथ लेकर तो चलें, उनको यूँ अपने मुखालिफ तो ना करें। ये मुखालफत यकीन करें तकलीफ देती है।
ہم کیا کریں، عام آدمی کیا کرے، جس کو اسلام سے بھی محبت ہے، جس کو پاکستان سے بھی محبت ہے، اپنی فوج سے بھی محبت ہے، وہ شدید تکلیف میں ہے. مہربانی کریں اپنی پالیسی کو ریوزٹ کریں. مختلف شہروں میں میری اب ہمارے جو رپورٹرز دوست ہیں ان سے بات ہوئی ہے، کوئی جوش و ولولہ نہیں تھا، کوئی اس طرح سے سچویشن نہیں تھی کہ لوگ امنڈ کر جلسے میں جا رہے تھے. باقی ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں کس طرح جھنڈے انہوں نے سیٹوں کے اوپر لگا کر خالی کرسیوں کے اوپر باندھے ہوئے ہیں تاکہ وہ فوٹیجز میں نظر آئے. دیکھ لیں گے آپ کہ بہت کراؤڈ تھا، لیکن واللہ یہ ایسے ہی ہے کہ مطلب تھوڑی سخت مثال ہے، چلے دفاع کریں، نہیں میں اس پہ بات کرتا. قوم اس پہ خوش نہیں ہے. جو ہم بتا رہے ہیں نا کہ بڑے میاں صاحب کا والہانہ استقبال ہو رہا ہے، بالکل نہیں ہو رہا. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے، اپنے گھر سے شروع ہو، سروے کریں، گلی میں چلے جائیں، گلی سے نکلے محلے میں چلے جائیں، محلے سے نکلے اور اپنے شہر کا ایک وزٹ کر لیں. خود آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ 100 میں سے 70 سے 80 لوگ ایسے ہیں جو اس واپسی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے، اپنے سسٹم کو، اپنے عدلیہ کے نظام کو وہ اس پر ٹرسٹ نہیں کر رہے. تو یہ ٹرسٹ کس نے بلڈ کرنا ہے، یہ ٹرسٹ اعتماد کس نے بحال کرنا ہے؟ یہ یقیناً ہمارے ملک کے بڑوں نے کرنا ہے. اللہ کرے کہ انہیں یہ سوچ آ جائے کہ وہ اس ملک کے نظام پر عام نوجوان کا، عام شہری کا اعتماد بحال کر سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعا میں ہم سب کو یاد رکھیے. اللہ حافظ.